मैं जो बताने वाला हूँ आप लोगों को, आई विश मेरे को किसी ने ये 5 साल पहले बता दिया होता। एंड आई बिलीव अगर मुझे ये चीज़ 5 साल पहले पता होती तो मैं अपनी इंडस्ट्री में 50 साल आगे होता, फॉर श्योर। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूंगा कि 2 बिगेस्ट मिस्टेक्स जो बिजनेसमैन यूजुअली करते हैं, और वो है कि मोड ऑफ इग्नोरेंस या इनोसेंस बोलेंगे, या फिर डोंट फोकस ऑन सिस्टम्स। अब मोड ऑफ इग्नोरेंस क्या होता है? यूजुअली बिजनेसमैन को लगता है कि अगर हम आज बीज डालेंगे तो हम कल ही फल खा लें, है ना। बहुत इम्पल्सिव होते हैं हम लोग। और सिस्टम्स का मतलब क्या होता है कि यूजुअली बहुत सारे बिजनेसमैन टोने टोटके करते रहते हैं, अपना सीधा पैर अंदर रखेंगे ऑफिस के अंदर आकर, या अपनी इस दिशा में अपनी कुर्सी को ऐसे मूव कर लेंगे, बट वो कभी भी सिस्टम्स के बारे में बात नहीं करेंगे, कैक के बारे में, कस्टमर जर्नी क्या होती है, वाइट स्पेस क्या है, कस्टमर, है ना, हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है वो क्या कर रहे हैं, उनके बारे में हम लोग कभी बात नहीं करेंगे। आज हम ट्राई करेंगे कि हम लोग कुछ यहाँ से सीख के जाए, इस रूम से बाहर जाए तो रियलाइज हो कि हाँ, ये वांट नहीं है, नीड है अभी मार्केट की। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मोड ऑफ इग्नोरेंस सबसे बड़ा है कि मैं आज बीज खा लूँ, और वो सॉरी, आज बीज डालूँ और कल मैं फल खा लूँ। बट काश ऐसा होता। आई बिलीव कि अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता हम लोग के, बट ऐसा नहीं है। हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते और हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते इन चीज़ों को, और इसलिए हम फायर फाइटिंग करते हैं अपने बिजनेसेस में। यहाँ फायर फाइटिंग का मतलब क्या है कि हम लोग रोज आग लगती है हमारे बिजनेसेस में, और हम जैसे तैसे करके उसको बुझाते हैं, वो अगले दिन फिर आग लग जाती है। लेकिन जो मेन सोर्स है, जो आग लग रही है जहाँ से, उस स्ट्रगल को हम लोग कभी फिक्स नहीं करते। ठीक है, और मेरे से बहुत सारे क्लाइंट्स आके पूछते हैं, वैभव मैं ऐसी 2 या 3 चीजें क्या करूं जिससे मेरे को लीड्स आनी शुरू हो जाए, है ना। बट ऐसा कभी कुछ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, इस कार को चलाने के लिए मैं कौन सी इसमें से एक, अगर मैं इसमें से एक भी चीज हटा दूं ना तो कार चलेगी नहीं, पता है आप लोगों को। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। कोई कह सकता है, कोई मतलब मानता है इस बात को? अगर मैं सोचो पूरी कार है मेरे पास, कंप्लीट कार है, पेट्रोल भी है, बस उसमें टायर नहीं है, तो कार चलेगी नहीं। या अगर उसमें सब कुछ है बट पेट्रोल नहीं है, या सब कुछ है बट इंजन नहीं है, तो एक कार को चलाने के लिए एक फैक्टर्स नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स चाहिए होते हैं। यहाँ हमें पूरा बिजनेस चलाना है तो सोचो कितने सारे फैक्टर्स लगते होंगे। जब वो सारे फैक्टर्स अलाइन होते हैं, उतना ही हमारी सेल्स और लीड्स आती है। ठीक है, इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसका एक सिंपल सा मतलब है कि जितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ाओगे, उतनी ही ज्यादा आपको लीड्स आएंगी, उतनी ही ज्यादा आपको सेल्स आएंगी। ठीक है, अब हमारे सेकंड सेक्शन पे चलते हैं कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम को हम लोग पहले सिस्टम को समझने से पहले अपने गोल्स को समझते हैं। हम सबका गोल्स यहाँ पे सिर्फ 2 ही गोल्स हैं, हमारी सेल्स है या हमें लीड्स हैं। तो अगर हम लीड्स और सेल्स को, इस ब्यूटीफुल से बटरफ्लाई को इमेजिन करते हैं कि यही है हमारी सेल्स और लीड्स, तो इसको पकड़ने के सिर्फ 2 सिस्टम होते हैं कि मैं सिर्फ लीड्स और सेल्स के पीछे भागूं, ठीक है, और उस बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए उस बटरफ्लाई को पकड़, है ना। या फिर मैं क्या करूं कि मैं भूल जाऊं कि बटरफ्लाई एग्जिस्ट करती है, और मैं एक बहुत ऑपुलेंट सा गार्डन बनाऊं, बहुत ब्यूटीफुल सा गार्डन बनाऊं, तो ऑटोमेटिकली वहां पे सारी बटरफ्लाईज आएंगी। तो अगर हमारा सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है, हमारी ब्रांडिंग इतनी स्ट्रांग होती है, हमारी पोजीशनिंग इतनी स्ट्रांग होती है, हमारा वीओसी इतना क्लियर होता है, हमारा वीपी यूएसपी सब इतना क्लियर होता है, तो जो हमारी सेल्स होती है वो बाय प्रोडक्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भगवत गीता में मुझे पहले समझ नहीं आता कि कर्म करो फल की चिंता मत करो का मतलब क्या होता है। कर्म करो फल की चिंता करो का यही मतलब, फल की चिंता मत करो का यही मतलब है कि गार्डन बिल्ड करो, तो जो उसमें से जो फल है वो ऑटोमेटिक, मतलब बटरफ्लाईज है वो ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो अब वो गार्डन क्या होता है हम लोग ये समझेंगे। हमारे यहाँ पे गार्डन ऑफ कोर्स फूल पत्ती ये सब चीजें नहीं होती। हमारे यहाँ गार्डन होता है कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है, हमारी मार्केटिंग, पोजीशनिंग, कॉपीराइटिंग, एसओपीज कैसे हैं, ब्रांडिंग, ऑपरेशंस, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, हमारी मार्केटिंग, जीएमबी, ये सब चीजें आपको दिख रहा है। ये सब चीजें ये अभी प्राइमरी है, इसमें सेकेंडरी चीज नहीं है, सिर्फ मोटी मोटी आपको चीजें बता रहा हूँ। और हम लोग बहुत सारी चीजें, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि किसका मैनेजमेंट अच्छा है, किसके एसओपीज अच्छे हैं, अपनी ब्रांडिंग बताओ कि ब्रांडिंग क्या होता है। लोगों को लगता है कि ब्रांडिंग मतलब कलर्स होते हैं, लोगोज होते हैं, फॉन्ट होते हैं। ब्रांडिंग का ये मतलब नहीं होता। ब्रांडिंग का मतलब इमोशन सेट करना होता है कि आपके प्रोस्पेक्ट को आपका ब्रांड देखकर फील कैसा होता है, प्रीमियम फील होता है, चीप फील होता है, ट्रस्ट फील होता है, क्या फील होता है ना। तो ये सब चीजें नहीं होती, बट इन कलर्स और इन फॉन्ट्स की वजह से आप इमोशन क्या इवोक करते हो उनके अंदर, वो ब्रांडिंग होता है। ठीक है, तो इस सेकंड फेज में आने से पहले मैं आपको एक बहुत ब्यूटीफुल सी स्टोरी सुनाऊंगा। ये स्टोरी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने एक बुक में लिखी थी, 5th चैप्टर था उसका, कि डोंट हैव ब्लाइंड फेथ इन कृष्णा। तो जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी थी तो मुझे तो बहुत ऑफेंसिव लगा था कि हाउ डेयर यू ये लिखने की, भाई भगवान पर हम लोग अगर अंधा विश्वास नहीं रखेंगे तो किस पे रखेंगे। बट जब मैं मॉरल तक पहुंचा तो मेरा पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका था वहां पर। तो स्टोरी गोज लाइक कि एक बार एक ब्राह्मण होता है, तो उसके पास से नारद मुनि आते हैं। तो ब्राह्मण कहता है नारद मुनि को कि नारद मुनि, आप जब विष्णु भगवान के पास जाओगे तो उनसे पूछोगे कि इस जन्म में मैं भगवत धाम आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। तो कहते हैं ठीक है,
मैं पूछ लूंगा अगर आप कहते हो तो वहां पे ना एक मोची बैठा होता है कॉबलर, तो वो कहता है कि ऐसा करो, जब आप जा ही रहे तो मेरा भी पूछ ही लेना कि मैं वहां आऊंगा कि नहीं आऊंगा, मतलब भगवत धाम जा पाऊंगा नहीं जाऊंगा। वो कहेंगे ठीक है, तो वो विष्णु भगवान पे वो नारायण 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 करते करते नारायण पे पहुंच जाते हैं। तो कहते हैं नारायण, मेरे को एक कॉबलर मिला और एक ब्राह्मण मिला, और उसने मुझे कहा कि इन दोनों ने मुझे कहा कि आपसे पूछें कि क्या हम लोग भगवत धाम इस जन्म में आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। तो विष्णु भगवान ने कहा कि ब्राह्मण तो इस जन्म में क्या पता नहीं कौन से जन्म में आएगा, लेकिन एक कॉबलर आ जाएगा। तो वो कहते हैं कि ब्राह्मण नहीं आ पाएगा, ऐसा क्यों भाई, वो तो 1000 अगरबत्तियां जलाता है, आपकी इतना दंडवत करता है, आपको क्या नहीं करता है वो आपके लिए, और कॉबलर जो हमेशा गंदे से जूतों में सना रहता है वो आ जाएगा, ये क्या मतलब है, ये तो है ना। तो वो कह रहे कि ठीक है, अगर आपको इसका आंसर जानना है ना, तो वो आपसे ना नेचुरली पूछेंगे कि जब आप गए तो भगवान कर क्या रहे थे, तो आप उनको बोलना कि वो अपनी छोटी उंगली की अंगूठी में से हाथी निकाल रहे थे। तो कहते हैं कि मतलब, तो कह रहे मतलब जानना है, बस पूछ लेना। तो जब वो ब्राह्मण के पास नारद जी आते हैं बताने के लिए कि विष्णु भगवान ने क्या कहा, तो नेचुरली पूछते हैं उनसे कि विष्णु भगवान क्या कर रहे थे। तो कहते हैं अपनी छोटी उंगली की अंगूठी में से हाथी निकाल रहे थे। तो ब्राह्मण ट्रिगर हुआ था, कहते हैं क्या फालतू की बातें कर रहे हो, अपना बैग उठाओ, बाहर निकलो यहाँ से, ये उल्टी सीधी बातें करने की जरूरत नहीं है मेरा, कोई सेंसाइज बात कहा कि मतलब अंगूठी में से हाथी निकाल रहे थे आप। तो अब यही सेम बात जब वो कॉबलर के पास जाते हैं तो सेम बात उसको बोलते हैं। तो वो कॉबलर पूछता है कि आप वो विष्णु भगवान क्या कर रहे थे, वो कह रहे थे अपनी अंगूठी में से हाथी निकाल रहे थे। तो कॉबलर अपने घुटनों पे आ जाता है और गदगद करके वहां रोने लगता है, और वो कहता है कि भाई मेरे प्रभु बहुत महान है, वो ऑफ कोर्स ये चीज कर सकते हैं। तो कहता है तुमने कैसे मान लिया, इमोशनली कह रहे हो ना तुम तो कि हाँ ऐसे कर सकते हैं। वो कह रहे नहीं नहीं, प्रैक्टिकली कर सकते, कैसे कैसे कर सकते हैं। कह रहे एक बात बताओ, मैं जिस पेड़ के नीचे बैठा हूँ वो एक छोटे से बीज से निकला है, और उस पेड़ में इतना बड़ा पेड़ है वो एक बीज से, और उसमें इतने सारे फल है, और उन फलों में इतने सारे बीज हैं, और इन बीजों में इतने सारे पेड़ हैं, और ये अनंत काल तक चलता रहेगा। अगर वो ये कर सकते हैं तो एक छोटी सी अंगूठी में से हाथी निकाल ही सकते हैं। तो इस कहानी का जो मॉरल है ना, हम लोगों को कभी भी किसी पे ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए, हमें प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए, इमोशनली नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग इमोशनल होके या फिर किसी से इन्फ्लुएंस होकर किसी बात को समझेंगे ना, तो हम ज्यादा दिन तक वो चीज कर नहीं पाते, है ना। लेकिन जब प्रैक्टिकली हमारे रूट्स के अंदर चली जाती है और हमें सही गलत में फर्क समझ आता है, तो हम लोग उसको बहुत टाइम तक कर सकते हैं। ठीक है ना। आप लोग इसमें वही लिखा हुआ है मॉडल। अब वाई स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों को, कि मैं जो बताने वाला हूँ तो मेरी बात का प्लीज मेरे से इन्फ्लुएंस मत होना बिल्कुल भी, और इमोशनली तो भाई मेरी बात को बिल्कुल नहीं मत मानना। यू ऑल आर वेरी स्मार्ट, मतलब मैं भी बहुत स्मार्ट हूँ, सब लोग बहुत स्मार्ट है, हम लोगों को सही गलत में फर्क पता है। और वाई स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वाई स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तो आप वो चीज ज्यादा दिन तक कर नहीं पाओगे। अभी वाई स्ट्रॉन्ग क्या होता है इस बारे में आपको बताता हूँ। सपोज करो कि एक ए बिल्डिंग है और एक बी बिल्डिंग है, और ये 20वें फ्लोर पर है दोनों के दोनों, ठीक है। और उसके बीच में मैं 100 मीटर में इतना फट्टा लगा दूं ए पॉइंट से बी पॉइंट पर। अब मैं आपको बोलूं कि ए पॉइंट से आपको बी पॉइंट जाना है और हवाएं चल रही हैं बहुत तेज तेज, तो कौन कौन हाथ खड़ा करो, कौन कौन जाएगा वहां पे ए पॉइंट से बी। अच्छा मैं 5 लाख रुपए दूंगा, कोई जाएगा? क्यों? नहीं नहीं, मैं लेकिन वहीं से जाना है, 5 लाख रुपए दूंगा ऊपर से आने के, कोई जाएगा? हाई रिस्क है। 10 लाख रुपए नहीं जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आप सबको चलवाऊंगा और आप लोगों से 5 लाख रुपए लूंगा भी, तो आप मानोगे इस बात को? नहीं मानोगे, चलो ठीक है। अब हम इमेजिन करेंगे कि इस बी वाली बिल्डिंग में आप लोगों की फैमिली अटकी हुई है, और उस घर में आग लगी हुई है, और बाहर से कुंडी लगी हुई है, और वही एकमात्र रास्ता है वहां से वहां जाने के लिए। और लेकिन मैं वहां खड़ा और मैं कहूंगा 5 लाख रुपए दोगे तो इस फट्टे में से जाने दूंगा, तो कौन कौन जाने के लिए रेडी होगा ये बताओ? क्यों? पहले तो नहीं जा रहे थे, पता है क्यों? हम लोगों का वाई स्ट्रांग हो गया। तो जब हमारे पास क्लैरिटी रहती है, मेंटल क्लैरिटी, तो उस चीज को हम बहुत अच्छे से करते हैं, और कितना भी रिस्क को हम उसको लाने जाते हैं। ठीक है। अभी तक हम लोगों ने सीखा कि हमने आइडेंटिफाई करी प्रॉब्लम्स को, कि क्या 2 प्रॉब्लम्स होती हैं। हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में सीखा, हम लोगों ने सीखा कि गार्डन कैसे बिल्ड करते हैं। हमने कहा कभी किसी पे अंधा विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पे भी नहीं करेंगे, ठीक है। और वाई स्ट्रॉन्ग करना कितना इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट फेज पे आते हैं कि इस एरा को हम लोग एरा ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। एरा ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को मैं कहता हूँ द एरा ऑफ एंड। एरा ऑफ एंड क्यों कहता हूँ? क्योंकि पहले सिर्फ डॉक्टर्स, एथलीट्स, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, लाइफ कोच, न्यूट्रिशनिस्ट, थेरेपिस्ट, योगा इंस्ट्रक्टर्स, लॉयर्स, करियर काउंसलर्स, ये सब होते थे। लेकिन आज के टाइम पे इन लोगों की जगह बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि अब द एरा ऑफ एंड आ चुका है। अब एरा ऑफ एंड क्या कहता है?
अब लोग डॉक्टर्स एंड कंटेंट क्रिएटर हैं, एथलीट्स एंड कंटेंट क्रिएटर हैं, ट्रेडर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स हैं। आप समझ रहे हो, द एयर ऑफ एंड कहता हूं मैं इस चीज को। और क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आप एयर ऑफ एंड के अंदर स्टेप इन नहीं करोगे ना, तो आप छोटे से रेडियस के अंदर ही खेलते रहोगे। लेकिन इस एयर ऑफ एंड के अंदर जब आप आ जाते हो तो आपका रेडियस बहुत बड़ा हो जाता है, और जितना ज्यादा आपका रेडियस बड़ा है उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है आपके पास, एज सिंपल एज दैट। ठीक है। अब इकोसिस्टम समझना इंस्टाग्राम का बहुत जरूरी है, कि हम लोग इंस्टाग्राम पर आते हैं तो इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म काम कैसे करता है वो हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। मैं बहुत छोटे में बताऊंगा, आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, है ना? ठीक है। तो इकोसिस्टम, चलो इकोसिस्टम को मैं स्किप करता हूं। हम लोग ये समझते हैं कि जिस भी नीश में की प्लेयर्स कम होते हैं वहां पे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। ठीक है। तो सिर्फ 3% क्रिएटर्स हैं और 97% कंज्यूमर्स हैं अभी भी, इतना करने के बाद भी। और हम अब और सोचा अगर हम लोग यही 5 साल बाद में अगर ये सेम प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ तो शायद ये नंबर्स चेंज हो चुके होंगे, और बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो चुके होंगे, है ना? क्योंकि लोगों का वाइस स्ट्रांग हो रहा है, लोगों की सक्सेस दे देके। ठीक है। क्यों पर्सनल ब्रांड इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है, आप अपनी एक्सपर्टीज को विजिबल कर पाते हो। सपोज करो आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा सर्विस या प्रोडक्ट है, लेकिन आप कूचे में एक कमरे के अंदर है, तो किसी को ख्वाब तो आएगा नहीं कि वहां पर वो चीज है। तो आपको वो हेल्प करते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने में। ठीक है। विजिबल करने में क्रेडिबिलिटी आपकी हाई होती है, अथॉरिटी आप लोग बिल्ड करते हो, लॉन्ग टर्म बिजनेस की आप वैल्यू बढ़ती है, और अपनी प्राइसेस को बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर पाते हो कि मेरा शैम्पू या मेरा रेजन आर्ट ही क्यों। ठीक है। ये अभी तक की बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है किसी भी ह्यूमन के लिए किसी भी चीज में इन्वेस्ट करने की। इससे ऊपर कभी कुछ नहीं बना, क्योंकि व्यू से अटेंशन आता है, अटेंशन से ट्रस्ट आता है, और ट्रस्ट से ही सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपकी एक्सपैंड होती है। अब सबसे ब्यूटीफुल चीज है, मेरा फेवरेट वर्ड है, इसको कहते हैं एसिमेट्रिकल रिटर्न कहते हैं। ठीक है। व्हाट इज एसिमेट्रिकल रिटर्न? एसिमेट्रिकल रिटर्न को समझने से पहले हम लोग सिमेट्रिकल रिटर्न समझेंगे। सिमेट्रिकल रिटर्न, मैंने 10 रुपए की चीज दी और 11 रुपए हाथ में ले लिए। एसिमेट्रिकल रिटर्न का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बुक पढ़ रहा था पेरेंट्स के रिलेशन के बारे में, कि अपने पेरेंट्स से रिलेशन कैसे बेटर करूं, लेकिन उसमें एक ऐसी लाइन मिलती है हेल्थ के ऊपर जिससे जो मुझे मजबूर कर देती थी अच्छा खाने में और जिम जाने में। ठीक है। लेकिन मैंने वो बुक इसलिए नहीं ली थी ताकि मैं जिम जाऊं और अच्छा खाऊं। तो मेरे पेरेंट्स के साथ मेरा रिलेशन तो अच्छा हुआ, बट मैं जिम भी गया और मैं अच्छा भी खाना शुरू कर दिया। तो उस बुक का एसिमेट्रिकल रिटर्न है। सबसे क्लासिक एग्जांपल आई गेस प्रगति परिवार से अच्छा कोई क्लासिक एग्जांपल हो नहीं सकता। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ लीड्स और सेल्स के लिए आया। ठीक है। मैं बहुत ग्रीडी हूं, मैं इसके लिए आया भाई मुझे लीड्स मिले, सेल्स मिले। भगवान ना करे कि कल को मेरे माँ बाप की तबीयत खराब हो जाती है और यहाँ पे बैठा कोई डॉक्टर या डेंटिस्ट उनको उस प्रॉब्लम से बचा देता है, या फिर मेरे पापा किसी से लड़ लेते हैं, कोई वहां पे कोई वकील यहाँ पे उनको बचा देता है। तो ये एसिमेट्रिकल रिटर्न है मेरे को यहाँ से। ठीक है। लेकिन अब एसिमेट्रिकल रिटर्न आप सबके धंधों में है ही, ऑफ कोर्स ही बात है, बट हमेशा बेट वहां करना चाहिए जहां पे एसिमेट्रिकल रिटर्न बहुत ज्यादा हो। और सबसे ज्यादा एसिमेट्रिकल रिटर्न पता है कहां पर है? कंटेंट क्रिएशन में। ये सब एसिमेट्रिकल रिटर्न्स के पिलर्स हैं, ये रिटर्न्स नहीं है, इन सबके रिटर्न्स ये हैं। ये सब रिटर्न है सिर्फ एक फ्री के प्लेटफॉर्म पे अपनी एक वीडियो बनाने से, ये सारे रिटर्न्स हैं। अगर आप बैठ रहे हैं, ऑफ कोर्स इतना टाइम नहीं है कि मैं सबको पढूं, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। अगर आप खुद देखोगे तो आई गेस आप लोगों का वाई ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा कि ये देखने के बाद भी अगर मैंने नहीं करा तो मैं कब करूंगा। ठीक है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे कुछ कुछ क्रिएट कर रहे होंगे, वीडियोस बना रहे होंगे, आई डोंट नो, बट रिजल्ट नहीं आ रहा होगा। और रिजल्ट नहीं आने का जो कारण है वो ये है कि आप लोग ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं हो, या आप नीश स्पेसिफिक नहीं हो। नीश स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? जैसे विवेक बिंद्रा नीश स्पेसिफिक नहीं है, संदीप महेश्वरी नीश स्पेसिफिक नहीं है, उनके 22 मिलियन फॉलोअर है, लेकिन वो 1 लाख व्यूज लाने में उनको बहुत दिक्कत होती है। क्या होता है नीश स्पेसिफिक की? अगर मैं हिस्ट्री चैनल की बात करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और मेरे कंज्यूमर ने देखा, मेरे व्यूअर ने देखा और उसको बहुत अच्छा लगा कि यार ये तो हिस्ट्री का बहुत बढ़िया कंटेंट है, लेकिन अगले दिन मैं पॉलिटिक्स की बातें करने लगता हूँ, उसके अगले दिन मैं दिखाता हूँ मैं अपनी वाइफ के साथ हनीमून पे गया हूँ। तो ये नीश स्पेसिफिक नहीं है, आप डिरेल कर देते हो। क्योंकि मैं जिस चीज के लिए आया, ब्रांडिंग का मतलब होती है चीज कंसिस्टेंट हो, हमें 1000 चीजें नहीं बोलनी होती, एक ही चीज को 1000 तरीके से बोलना होता है। ठीक है। स्पीड और डायरेक्शन नहीं हो, स्पीड का नो स्पीड और डायरेक्शन मतलब कि कंसिस्टेंसी है बट डायरेक्शन नहीं है उसके अंदर, और फ्रेमवर्क्स की नॉलेज नहीं है कि एड अ बैप पैस ये सब क्या होता है और इसको कैसे स्क्रिप्ट्स में लगाया जाता है, कब लोग आपकी स्क्रीन रील पर अगर अपना अंगूठा रोकेंगे उस पर रिटेंशन रेट आएगा और कन्वर्ट करेंगे वहां से। ठीक है। सर की क्लास थी डब्ल्यू सेल्स, उसमें आप प्लीज अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो करना, क्योंकि मुझे भी डायरेक्शन की नॉलेज यहीं से मिली थी, सर ने डायरेक्शन दी थी मेरे डायरेक्शन को। ठीक है। डायरेक्शन का मतलब यहाँ पर है कि क्यों, कितना, कहाँ, कौन, कैसे। ठीक है। ये जिस दिन आपकी क्लियर होगी डायरेक्शन,
उतना प्रिसाइज आपका काम और कंटेंट होगा वहां पर, ठीक है। सो वी आर नॉट हियर टू सेल द प्रॉब्लम, ठीक है। आपको यहाँ यहाँ पे आपको प्रॉब्लम सेल करनी है, अपना प्रोडक्ट नहीं सेल करना। कैसे करना है कंटेंट क्रिएशन में? इन्फॉर्म करके, एजुकेट करके और स्टोरी टेल करके, बस इन 3 चीजों की वजह से आपको चीजें सेल करनी है, ठीक है। अब कोई कहेगा काश ये मेरे लिए नहीं है यार, मेरी एज बहुत हो चुकी है, या मैं इतना सुंदर नहीं दिखता, या मैं इतना कॉन्फिडेंटली बात नहीं करता, ये शायद मेरे लिए नहीं है। तो आप सबकी निशेस के लिए ये लोग हैं जो यहाँ पर, ये सारे क्रिएटर्स हैं जो आप सबकी निशेस में, मैंने सबकी लिस्ट बनाई थी, बस मैंने यहाँ पे 2 ही कैटेगरीज रखी हुई हैं, आप सबके नाम यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। और आपके नीश और कैटेगरी में ये सारे लोग हैं जो इन एसिमेट्रिक रिटर्न्स का फायदा उठा रहे हैं। कैसे? एक लीप ऑफ फेथ लेके और इन्वेस्ट करके इस सबसे बड़ी एसआईपी के अंदर, ठीक है। अगर ये लोग कर सकते हैं तो आप लोग भी श्योर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर टाइम।